एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज करेंगे 28 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ रहे हैं हमारे सामने कुछ करंट सेक्शन। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आज हम टोटल ऑलमोस्ट 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। सबसे पहला है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, धोलावीरा बहुत ही फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी। इसको 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अभी आपने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि हमारा तेलंगाना के अंदर एक टेम्पल था, रमप्पा टेम्पल, उसको 39th साइट डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, और धोलावीरा जो है वो 40th साइट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खबर है। नेक्स्ट न्यूज़ चलेंगे, वो है गामा रेज बस्ट के बारे में। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी इंडियन कुछ वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने एक टीम के साथ कोलैबोरेट करके इसके बारे में डिस्कवरी की है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो सारी चीज़ें देखेंगे। रशिया की तरफ से न्यूज़ आ रही है, नौका करके रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस मॉड्यूल है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज्वाइन करेगा, उसके बारे में देखेंगे। फिर आ रही है एक एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस, इसके बारे में देखेंगे। ये अफ्रीका इंडियन ओशन के अंदर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको कंडक्ट किया है अभी रिसेंटली, तो इसके बारे में देखेंगे। एंड लास्ट जो न्यूज़ आ रही है 28 जुलाई की, वो है एक गवर्नमेंट स्कीम, माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला धोलावीरा। तो धोलावीरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अभी रिसेंटली धोलावीरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और बच्चों, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये हमारे दुनिया की टॉप 3 एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन है, और इट इज़ वेरी फेमस फॉर अर्बनाइजेशन और प्लानिंग, रोड प्लानिंग एंड हाउसिंग स्कीम्स एंड एवरीथिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन थी। तो उस सिविलाइजेशन में काफ़ी साइट्स जो हैं इंडस रिवर के अराउंड जो देखने को मिलती हैं, और उसमें से जैसे हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, एंड मोहनजोदारो का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। उसी टोटल नंबर ऑफ साइट्स में ऑलमोस्ट लाइक 1000 साइट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे देखी मिली थी। उसमें एक साइट थी धोलावीरा जो गुजरात के अंदर लोकेटेड है, और गुजरात में भी रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। उसको अभी रिसेंटली यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में, रन ऑफ कच्छ। तो आपको जैसे पता है गुजरात के 2 एरियाज़ हैं, एक रन ऑफ कच्छ है और एक गुल्फ ऑफ खंबात है। जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे ये जो साइट है लोकेटेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। और ये जैसे मैंने आपको अभी बताया, पिछले हमारी 2 दिन पहले क्लासेस हुई थी, वहाँ पे हमने देखा कि रुद्रेश्वरा टेम्पल, जो रमप्पा टेम्पल, फेमस रमप्पा टेम्पल है, उसको 39th साइट जो है वो डिस्कवर किया गया था, उसको मतलब होल्ड किया गया था। अभी ये इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो धोलावीरा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, धोलावीरा एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है हिस्टोरिक ब्रॉन्ज एज, क्योंकि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो, उसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, बिकॉज उस टाइम पे ब्रॉन्ज की जो यूज़ था काफ़ी ज़्यादा था, और एक अर्बन सेटलमेंट है पर्टेनिंग टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो ये 3000 BC से लेके 2000 BC के मिड तक जो है ये पूरी की पूरी साइट जो है डेवलप हुई है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स, इनफैक्ट 6th लार्जेस्ट ऑफ मोर देन 1000 हड़प्पन साइट्स जो हमने डिस्कवर की हैं हड़प्पा के अंदर। और अगर हम इंटरेस्टिंगली देखें तो जनरली हमारी बाकी हड़प्पन साइट्स के अंदर ब्रिक्स की तरफ से जो वॉल्स वो बनाते थे, वो ब्रिक्स यूज़ करते थे उन वॉल्स के अंदर, बट यहाँ पे जो वॉल्स इस साइट पे मिली हैं ये सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का यहाँ पे यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ मड ब्रिक्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चीज़ है। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग और काफ़ी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। आपको जैसे पता होगा कि पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, और रन ऑफ कच्छ तो वैसे ही काफ़ी डेजर्ट है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट के लिए वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए। और उसके बाद ये पूरी सिटी जो है आउटर फोर्टिफिकेशन है, मतलब सिटी जो है वॉल के अंदर एक वॉल्ड सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो था। और 2 बड़े इंटरेस्टिंग ग्राउंड्स जो है मिले हैं। ये एज्यूम किया जा रहा है हिस्टोरियन की तरफ से कि एक ग्राउंड को फेस्टिविटीज़ के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, और दूसरे को मार्केट प्लेस की पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। और इन ग्राउंड्स के 9 गेट्स थे, और इन गेट्स के बड़े ही यूनिक डिज़ाइंस थे। और इनफैक्ट कुछ बुद्धिस्ट स्टूपा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर भी, जो हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है स्टूपा का, उस टाइप का आर्किटेक्चर भी धोलावीरा में देखने को मिला है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक तो वॉल्ड सिटी है जहाँ पे पूरा लोग रहते थे, और उसके बिल्कुल सामने सिमेट्री थी जहाँ पे डेड को जो है वो बरी किया जाता था। ये वेस्ट ऑफ सिटी पे होता था। और बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखो हड़प्पन जो साइट्स हैं जनरली ये पानी रिवर के अराउंड होती है, रिवर के बैंक्स पे होती हैं, या जनरली पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर के आसपास होती हैं। लेकिन धोलावीरा जो
है वो रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है और वहाँ पे एक आइलैंड है, खादेर आइलैंड है, जिसको इंडिया का इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनलैंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये लोकेशन ऑफ धोलावीरा लोकेटेड है। और ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिनरल और रॉ मटेरियल सोर्सेज ये हार्नेस करते थे, जो हमारे देश की इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते थे। तो जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एक्सटर्नल ट्रेड एग्जिस्ट करती थी मेसोपोटामियन और ओमान पेनिनसुलर जो वहाँ पे मगन सिविलाइजेशन थी उनके साथ, तो इनफैक्ट धोलावीरा ऑल्सो वहाँ पे कंट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा करता था। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली आपने देखा कि बाकी सारी सिविलाइजेशंस के अंदर आपको ह्यूमंस के मॉर्टल रिमेन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडस धोलावीरा एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको कोई मॉर्टल रिमेन देखने को भी नहीं मिल रहा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और इसके बारे में आती है चर्चा में। तो चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम देख रहे हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रही है और इसमें अभी अभी एक एस्ट्रोनॉमर्स का ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने अभी रिसेंटली वेरी शॉर्ट पावरफुल बस्ट ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन अभी डिस्कवर की है। मतलब बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन, जो बहुत ही कम समय, इनफैक्ट इवन लेस देन अ सेकेंड है ना, ऑलमोस्ट लाइक अ सेकेंड वो लास्ट की थी और वो अर्थ के टुवर्ड्स जो है वो आ रही है और नियरली हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स। मतलब ये बहुत पहले जो है ये बस्ट जो है देखने को मिली है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो देखने को मिली। और इसको देखा है नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने 26 अगस्त 2020 को। और ये इसका बताया जा रहा है कि ये जो गामा रे बस्ट है, ये रेडिएशन है, ये इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो ये है कि कोई मैसिव स्टार की डेथ हुई थी और वहाँ से ये ट्रैवल करती करती अर्थ की तरफ जो है वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इंडिया में से पुणे की यूनिवर्सिटी है और हमारे देश का जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई के अंदर और पुणे के अंदर है, इन सब ने भी इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर कोलैबोरेट किया था। तो इंडिया फैक्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देयर। अब गामा रे बस्ट के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल इवेंट्स होते हैं, काफ़ी हाई रेडिएशन एमिशन इवेंट्स होते हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म और इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर दुनिया में कभी बिलियन ईयर्स पहले कुछ इवेंट हुआ होगा तो उसके जो है इफेक्ट्स अभी भी देखने को मिलते हैं, तो डिटेक्टेबल अक्रॉस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग और शॉर्ट बेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सेकंड्स के लिए ये इवेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर ये इवेंट 2 से ज़्यादा सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है तो हम उसको लॉन्ग जो है वो क्लासीफाई करते हैं, लेकिन अगर 2 से कम एग्जिस्ट करता है तो हमें शॉर्ट क्लासीफाई करते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि जब लॉन्ग 2 सेकंड से ज़्यादा ये इवेंट क्लासीफाई होता है तो जनरली बड़े बड़े स्टार्स की जो है डेथ होती है, तब ये लॉन्ग टर्म जो है गामा रे बस्ट देखने को मिलता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये शॉर्ट बस्ट जो है अभी देखने को मिला है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा मैसिव स्टार जो था उसकी बेसिकली क्या हुई थी, उसकी डेथ हुई थी। अब अगर अगर बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैसिव स्टार की जो डेथ है वो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी स्टार जो है वो अपना फ्यूल आप समझते हो, जैसे हमारा सन जो है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलके हीलियम बनाते हैं और फाइनली ये इसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी जो ड्राइव करती है हमारे सन के पूरे प्रोसेस को। तो ये फ्यूल जो है, जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है जो मिल के फ्यूजन करके हीलियम बना रही हैं, अगर ये फ्यूल ख़त्म हो जाए तो धीरे धीरे करके सन जो है स्टार जो है उसकी डेथ हो जाती है। और जनरली अगर स्टार की डेथ होती है तो कई बार वो जो है वो ड्वार्फ स्टार भी बन जाता है, और अगर कोई बहुत बड़ा स्टार की डेथ होती है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये देखने को मिला है, ये जो गामा रे बर्स्ट है ये आ रहा है जब कोई एक बहुत मैसिव स्टार की डेथ हुई थी और वो कोलैप्स हो गया और वो ब्लैक होल में क्रिएट हो गया। तो अगर हम ऐसे गामा रे बर्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, इनकी साइंस को अंडरस्टैंड करते हैं, इनके पॉजिटिव फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम यूनिवर्स के ऐसे मिस्ट्रीज़ हैं जो अभी तक ह्यूमंस रिजॉल्व नहीं कर पाए, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाए, उन मिस्ट्रीज़ का सल्यूशन ये गामा रे बर्स्ट और ये सारी चीज़ें हमें बता सकती है कि ब्लैक होल कैसे बनता है और ब्लैक होल में क्या जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो अभी न्यूज़ में था। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स गो टू द थर्ड न्यूज़ आइटम। ये आ रही है रशिया से। देखिए स्टूडेंट्स, रशिया में एक अभी जैसे आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमता है और काफ़ी वहाँ पे रिसर्चर्स जाते हैं। जैसे इंडिया की भी बहुत फेमस सुनीता विलियम्स जो है वहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने मॉड्यूल्स उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर डॉक किए हैं। तो रशिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन दैट आईएसएस। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो रशिया का डॉक मॉड्यूल है वो
एक नया मॉड्यूल वहाँ पे जा रहा है जो पुराने मॉड्यूल को रिप्लेस करेगा, और ये जो नया मॉड्यूल है उसका नाम है नौका। तो रशिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया इज सेंडिंग द मॉड्यूल नौका टू द आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसको अभी अभी जो रशिया की लॉन्चिंग साइट है कजाकिस्तान के अंदर बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम, वहाँ से 21 जून को प्रोटॉन रॉकेट के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है, और डेफिनेटली 29 जुलाई को ये जो है इंटीग्रेट हो जाएगा आईएसएस के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम थी ये। इसमें हम नौका के बारे में अगर देखते हैं तो नौका का बेसिक मतलब रशिया के अंदर साइंस होता है, और ये इनफैक्ट रशिया की बिगेस्ट स्पेस लेबॉर्ट्री है अब तक की। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एग्जिस्टिंग स्पेस लेबॉर्ट्री है वहाँ पे जो पिर्स करके उसको रिप्लेस कर देंगे, और जनरली ये मॉड्यूल जो है यूज़ किया जाता है एज डॉकिंग पोर्ट, मतलब जहाँ पे जाके स्पेस क्राफ्ट में वो डॉक होगा वहाँ पे ये पूरा का पूरा यूज़ किया जाएगा, और एज अ डोर फॉर जो कॉस्मोनॉट्स होते हैं हमारे, ये कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ के बाहर स्पेस वॉक के लिए भी जाते हैं, तो वो स्पेस वॉक के लिए अंदर जाना बाहर जाने के लिए जो डोर है उसका भी ये काम करेगा। और नौका अब से रशिया का मेन रिसर्च फैसिलिटी भी बन जाएगा स्पेस स्टेशन के ऊपर। ये ऑलमोस्ट 42 फीट लॉन्ग है, और 20 टन्स इसका टोटल जो है वेट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है, इनफैक्ट ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम देखें तो ये 1998 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया 5 एजेंसीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर नासा हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की है, रॉसकॉस्मोस जो हमारी रशिया की है, जक्सा जो जापान एंड यूरोप की जो ईएसए है हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए कनाडा की है। तो 5 कंट्रीज़ ने मिलके ये पूरा जो स्पेस स्टेशन है ये क्रिएट किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स 4th न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021, और ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे, और इसमें इंडिया की नेवल शिप तलवार ने पार्टिसिपेट किया है इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अंदर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो ईस्ट अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वो हैं, अलॉन्ग विद देम जो हमारे वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर करती हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन को, वो सारी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा यूएस यूके भी पार्टिसिपेट करती हैं, और इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे आईएमओ जो यूएन के अंदर बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टिसिपेट करती है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ड्रग एंड क्राइम यूएनओडीसी, इंटरपोल, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस पर्टिकुलर एडिशन में पार्टिसिपेट किया है। सो इसके बेसिक रीजंस क्या हैं देखिए। ये सारी जो हमारा इंडियन ओशन है, आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इंडियन ओशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशन है फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्पस। तो बहुत इंपॉर्टेंट ओशन है, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि ये हमारा इंडियन ओशन कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे ड्रग ट्रेडिंग प्रमोशन हो गया, या पायरेसी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा इंडियन ओशन में देखने को मिलती हैं एक्टिविटीज़, और सिमिलरली जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है कई बार रिसोर्सेज की, उन सबको जो है देखने को मिलता है। और प्लस आजकल देखने को मिल रहा है कि जैसे चाइना की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन ओशन को ऑक्यूपाई करने की जो है स्ट्रैटेजी चल रही है। तो इस वजह से कि हम लॉ एनफोर्समेंट मतलब लॉज ऑफ द सीज़ को मेंटेन करें सब प्लेयर्स, चाहे वो कंट्रीज़ हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इस वजह से ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है। और सेकंड इसका एडवांटेज ये होगा कि कल को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जिसमें अगर कलेक्टिव एफर्ट दिखाना है तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है रीजनल नेवीज़ के अंदर, तो उसके लिए भी ये पूरी एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई है। अगर हम देखें तो इनफैक्ट इंडिया में से इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो इंडियन ओशन रीजन है उसने भी पार्टिसिपेट इस एक्सरसाइज में किया है। अब आपको जैसे पता होगा कि हमारा इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे सागर इनिशिएटिव है, जो इंडिया क्या कर रहा है कि जो भी ये है ना इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड नेशंस हैं उन सब के साथ एक अच्छा कोलैबोरेटिव एफर्ट इंडिया रन कर रहा है, ताकि हम जो इंडियन ओशन में लॉफुली चीज़ें हों, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पायरेसी को हम प्रिवेंट करें, और डेफिनेटली हम जो ये पूरा का पूरा ड्रग ट्रेड और ये गलत चीज़ें जो इंडियन ओशन की तरफ से हो रही हैं इन सबको हम अरेस्ट करें, और जो भी एरियाज़ इंडियन ओशन के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उन सब की ग्रोथ और प्रमोशन हो। तो ये इनिशिएटिव सागर इनिशिएटिव है, और सागर इनिशिएटिव के साथ ही ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज अलाइन करती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द लास्ट न्यूज़ आइटम फॉर द डे। ये आ रही है गवर्नमेंट स्कीम
जिसका नाम है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो रिसेंटली हमारे देश के जो माइनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि हमने ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 371 ट्रेनिंग सेंटर्स लगवाए हैं गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर, इसको ओपन किया गया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग है। पहले हम स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये जैसे हमको पता है माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटीज़ आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ रिलीजन और लैंग्वेज बेसिस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं। और अगर हम रिलीजन बेसिस पे बात करें तो हिंदुज़म को छोड़ के बाकी सब रिलीजन्स जो हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन करना है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 29 और 30, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और एक काफ़ी ऐसी स्कीम्स जो है वो रन करती हैं। और एक स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो उसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्कीम गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो है, और 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर होगा क्या कि शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है वो डिफ़ाइन किए जाएंगे, और जो भी हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, उन माइनॉरिटी यूथ है, उनको ये पूरा का पूरा दिया जाएगा, ये कोचिंग दी जाएगी, ये पूरी मेंटरशिप दी जाएगी, ताकि वो अपनी नौकरियां स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट देख सकें। और इसके साथ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो भी पार्टिसिपेटिंग अथॉरिटी है, और उन्होंने भी कुछ ऐसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज PIAs अपॉइंट करके रखे हैं, पैनल करके रखे हैं, जो बेसिकली ये स्कीम को आगे रन कर सकते हैं। और जैसे बोला है कि PIA ने अंडर दिस स्कीम ये बोला है कि मिनिमम जो 70% ट्रेनीज़ होने चाहिए, ये मिनिमम आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से होने चाहिए अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए और भी कुछ स्कीम्स हैं जो देख लेते हैं, बिकॉज हम देख ही रहे हैं। एक स्कीम है उस्ताद स्कीम। उस्ताद स्कीम, जैसे आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी अपनी एक ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन एक ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है सिस्टम है, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उनको पास्ट में भी देता था। तो अब क्या हो रहा है कि बिकॉज उनका जो आने वाली जनरेशन है वो उस ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को ज़्यादा आगे नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन थिंग, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना उस्ताद स्कीम लॉन्च की जाए, जहाँ पे आने वाली जनरेशन्स को वो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट और डेवलपमेंट की स्किल्स एंड ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। इसके अलावा नई मंजिल स्कीम, ये जैसे आप स्टूडेंट आपको बोलते हैं ये ब्रिज कोर्स है बेसिकली। कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारे देश में स्कूल छोड़ जाते हैं बच्चे और उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर पाते बिकॉज उनके बीच में गैप आ जाता है। तो एक ब्रिज कोर्स है कि जो स्कूल उनमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके बाद जब वो छोड़ गए हैं स्कूल को, तो एक थोड़े टाइम के लिए एक ब्रिज कोर्स हो जाता है जिसके बेसिस के ऊपर उनको फॉर्मल स्किलिंग मिलेगी। तो ये स्कीम को हम नई मंजिल स्कीम जो है बोलते हैं। नई रोशनी स्कीम, ये विमेन माइनॉरिटी विमेन के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बेगम हज़रत महल गर्ल स्कॉलरशिप, ये हमारे देश में जो माइनॉरिटी गर्ल्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन वगैरह जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको आज का जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।